पॉलिटिकल पार्टीज के लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। ये देश संविधान से चलता है, किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रही मुसलमानों से। आप तो वक्फ को खत्म करना चाह रहे हैं। ये तो इसका नाम रखना चाहिए लुटेरा वक्फ कानून। अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। कांग्रेस पार्टी है, ओवैसी है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये केवल मुसलमान को वोट बैंक समझ रही है। फैसला ये किया गया है कि इस साल खुशियां नहीं मनाई जाएंगी, सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी। आज ईद का त्योहार है और इस ईद के त्योहार को विरोध वाले सिंबल में तब्दील कर दिया गया है। कुछ सियासी पार्टियां अपना एजेंडा साधने के लिए इस त्योहार में विशेष समुदाय को भड़का रही हैं। उनके बहकावे में आकर विशेष समुदाय के लोग आज जब नमाज अदा करने पहुंचे तो काली पट्टी बांधकर पहुंचे। आखिर ये कौन सा मॉडल है जो त्योहार के दिन विशेष तौर पर एक्टिव किया गया? इसका मकसद क्या है, मंशा क्या है, सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले तस्वीर के जरिए शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीर देखना आपके लिए जरूरी है। तस्वीर पूरी कहानी आपको समझाएगी, क्योंकि मुस्लिम आज जो ईद की नमाज देने पहुंचे थे वो इस तरह से काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, काली पट्टी बांधकर ईद की त्योहार के दिन की नमाज अदा की गई। आखिर आज का दिन ही क्यों चुना गया? क्यों इस तरह से त्योहार पर एक तरह से इसे विरोध का हथियार क्यों बनाया गया? क्योंकि आज तो त्योहार का दिन था, जश्न का दिन था, उत्सव मनाने का दिन था, भाईचारे का दिन था। इस दिन ये काली पट्टी बांधकर विरोध करने की क्या जरूरत आन पड़ी जो इस तरह से तमाम जो मुस्लिम हैं वो काली पट्टी बांधकर पहुंचे? और किसकी बातों में ये आ गए, किसकी बातों में आकर ये काली पट्टी बांधकर पहुंचे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कैसे फंसाया गया, कैसे गलत नैरेटिव यहां पर सेट किया जा रहा है, आप समझिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की कि काली पट्टी बांधकर ही नमाज पढ़ें, और वक्फ बिल के विरोध में ये अपील की गई और इनकी बातों में आ गए। कैसे भड़काया गया, वक्फ का डर दिखाया गया। ये पट्टी हाथ पर नहीं बल्कि आंखों पर बांधी गई। ये कैसे, आप समझिए, क्योंकि गलत जानकारी देकर, गलत नैरेटिव देकर इनके मन में डर बनाया जा रहा है, मुस्लिमों को बरगलाया जा रहा है, मस्जिद और कब्रिस्तान छीनने का डर दिखाया जा रहा है, और इसी तरह से उनको अपनी बातों में लाकर त्योहार के दिन भी अपना सियासी एजेंडा सेट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या कह रहे हैं तौकीर रजा, आईएमसी के अध्यक्ष, और असदुद्दीन ओवैसी भड़काने वाली राजनीति के लिए? सुनिए जरा। हुकूमत उन फिरका परस्तों की हिमायत करती है। कब्र तोड़ने के लिए कुछ लोग, कुछ गुंडे निकलते हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि बेगुनाह मुसलमानों को ज़दोकोब किया जाता है, मारा पीटा जाता है, गिरफ्तारियां की जाती हैं। ऐसे हालात में ईद सईद आई है। फैसला ये किया गया है कि इस साल नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियां नहीं मनाई जाएंगी, सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। एज अ गवर्नमेंट आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बनाना चाह रहे हैं जो संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन है, और आप ये बोल रहे हैं कि इसमें किसी को नुकसान नहीं होने? नुकसान आप जो बना, अगर लॉ बनेगा तो पूरे भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा, और ऐसा लॉ बना रहे जिससे गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रही मुसलमानों से। कौन सा ऐसा प्रोविजन है इस बिल में जो वक्फ को बचाएगा? आप तो वक्फ को खत्म करना चाह रहे। ये तो इसका नाम रखना चाहिए लुटेरा वक्फ कानून। तौकीर रजा और असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, ये कैसे भड़का रहे, कैसे एक अलग तरह का नैरेटिव वक्फ संशोधन बिल को लेकर तय कर रहे हैं और मन में भर रहे हैं विशेष समुदाय की, ये समझ में आ रहा है। लेकिन ये कोशिश बहुत दिन से चल रही है। 17 मार्च को आपको याद होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, और 17 मार्च को जब प्रदर्शन हुआ तो विपक्षी दलों के नेता वहां पहुंचे थे, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। ओवैसी भी प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जो अपने आप को मुस्लिमों के सबसे बड़े हिमायती बताते हैं। इसके बाद 26 मार्च को पटना में मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, और यहां पर भी एक नेता पहुंचे, आरजेडी के नेता प्रदर्शन में पहुंचे। लालू और तेजस्वी यहां मुखर नजर आए, उन्होंने अपना समर्थन दिखाया। सब कुछ राजनीतिक एंगल से हो रहा है, ये भी समझिए। 29 उनको शामिल नहीं करते हैं, तो आप ये वक्फ एक्ट जन कल्याण के लिए बना रहे हैं या
जो है विद्वेष पैदा करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। देखते हैं नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू, पासवान, अठावले आदि कहाँ खड़े हैं। अबू आजमी हरीश रावत विपक्ष के वो चेहरे हैं जिनके बयान ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान पर दबाव बनाकर ये माफिया बोर्ड को बचाने के साथ साथ एनडीए गठबंधन में दरार डालना चाहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार बार बार ये अपील कर रही है कि मुस्लिम किसी के बहकावे में न आए, क्योंकि संशोधन के बाद गरीब मुस्लिमों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। साथ ही काली पट्टी वाले एजेंडे पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पुलवामा में आतंकवादी हमला होता है तो फिर काली पट्टी नहीं बनती। आतंकवादियों को संरक्षण देने की बातें होती हैं तब काली पट्टी नहीं बनती। बंबई में बम ब्लास्ट हो जाता है, काली पट्टी नहीं बनती। जिन्होंने ये काली पट्टी बांधी है वो पता तो कर लें कि वक्फ कानून में परिवर्तन क्या हो रहा है। वक्फ बोर्ड में एक गरीब मुसलमान को फायदा मिला हो ये बता दें। चंद फिरका परस्त बड़े बड़े कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल से जुड़े हुए मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है और वो वेजा कब्जा हटाने का कानून आ रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। विश्वास सारंग ने साफ शब्दों में बता दिया है कि वक्फ की संपत्तियों पर कांग्रेस और विपक्षी दलों के कई नेताओं का अवैध कब्जा है, जो संशोधन के बिल के आते ही हट सकता है। ऐसे में विपक्षी नेताओं के तिलमिलाहट जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करें, जहां नेपाल में सड़कों पर हजारों लोग एक बार फिर दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर लोकतंत्र वर्सेस राजतंत्र के बवाल को लेकर है, जो लगातार 28 मार्च से जारी है। और एक बार फिर नेपाल की सड़कों पर उतरे हैं लोग और हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर रहे हैं। इस समय तस्वीरें जो लगातार हम दिखा रहे हैं, प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। लगभग करोड़ों की संख्या में लोग इस समय नेपाल की सड़कों पर और ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था चली आ रही है नेपाल में वो बेहतर है। इनका ये कहना कि जो इस समय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल में बना इसका समर्थन करते हैं। अब आप देखिए आप लोग क्यों आज के दिन सड़कों पर है, क्या बोलेंगे? एक गणतंत्र का जो विरोधी सब है उसको प्रदर्शन, इसी प्रदर्शन से उसको दिखाना चाहता है हमारा शक्ति कितना है गणतंत्रवादी का। राजा का विरोधी सब कितना, जनता कितना विरोधी है, ये सब दिखाने के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं अभी। तो देखिए लगभग लाखों की संख्या में लोग इस समय सड़कों पर हैं, लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो पूरी भीड़ इस समय चल रही है ये इस बात की गवाही है कि हाँ, नेपाल में जो राष्ट्रशाही प्रदर्शन लगातार चला रहा था, ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर वो व्यवस्था यहाँ पर बने। अभी कुछ देर पहले हमने देखा नेपाल के कुछ जो यहाँ पर नेता है वो भी संबोधित करके लगातार नेपाल की आवाम को ये बता रहे हैं कि कैसे भी यहाँ पर राष्ट्रशाही यहाँ पर ना है। यही नहीं, अगर मैं आपको दिखाऊं, आज एक बार कैमरा घुमाइए, लोग अपने छतों पर भी निकल के आज के दिन इस प्रदर्शन का देखिए समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम ऐसे ही सड़कों पर होंगे। लेकिन नेपाल में ये विद्रोह की चिंगारी अब देखिए दो तरफ हो चुकी है। एक तरफ राष्ट्रशाही को लेकर प्रदर्शन, तो एक तरफ लोगों की ये मांग कि जो केपी ओली की सरकार है, जो गणतांत्रिक यहाँ पर व्यवस्था चली आ रही है, ये उसके समर्थन में, फेवर में है। लेकिन ये प्रदर्शन अभी आने वाले दिनों में लगातार ये जारी रहेगा। मुर्दाबाद, गणतंत्र नेपाल जिंदाबाद, मुर्दाबाद। सागर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अल्टीमेटम दिया गया था इन लोगों की तरफ से और जो पूर्व राजा रहे हैं ज्ञानेंद्र, उन्हें नजरबंद किया गया था, तो उस लिहाज से भी ये प्रदर्शन जिस तरह से उग्र हो रहा है, सरकार क्या कर रही है? सरकार ने क्या बातचीत की कोशिश की या कोई पहल की? तो देखिए लगातार ये प्रदर्शन जो इसीलिए है कि ये लोग चाहते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे। क्यों आप लोग सड़कों ठीक है सागर, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और बताने के लिए कि कैसे अभी विरोध का दौर इस वक्त तेज होता है नेपाल से दिखाई दे रहा है। और नेपाल में अब आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर समझ में आ रहा है कि नेपाल में अभी गुस्सा लोगों का ठंडा नहीं हुआ। ऐसे में सरकार आगे क्या कदम लेती है इस पर हम नजर रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, अगले सेगमेंट की ओर रुख कर रहे हैं और बात अब ईद पर फसाद की, क्योंकि बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे समझ में आया है कि आज के दिन, ईद
के त्योहार के दिन भी जमकर आपस में झड़प, सड़क पर नमाज को लेकर हो हल्ला, इस तरह की तस्वीरें सामने आई जो बता रही हैं कि आज के दिन भी त्योहार मनाने के बजाय सब कुछ किया गया है, क्योंकि कहीं नमाज़े फिलिस्तीन के झंडे लेकर पहुंच गए, कहीं आपस में ही त्योहार के दिन विशेष समुदाय भिड़ता दिखाई दिया, मुस्लिम ही मुस्लिम से भिड़ रहे हैं। आज के त्योहार मनाने के बजाय सब कुछ होता दिखाई दिया, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया कि कैसे काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने पहुंचे, और अब आपको दिखाते हैं शहर शहर कैसे फसाद की तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि ये तस्वीरें हैरान करने वाली रही हैं। चलिए सबसे पहले तस्वीर से ही शुरुआत करें, क्योंकि अलग अलग जगहों से, एक शहर सीमित नहीं है, बहुत सारे शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले मेरठ की तस्वीर देख लीजिए, जहां पत्थरबाजी हुई है। ये पत्थरबाजी बताई जा रहा है आपस में ही हो गई, मुस्लिमों के बीच ही झड़प हो गई। ईद के दिन ये दो पक्ष, एक ही समुदाय के ये दो पक्ष आपस में भिड़ते दिखाई दिए हैं अलग अलग जगहों पर। मेरठ से लेकर मेवात तक ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीर अब आपको अगली भी दिखाएंगे, लेकिन पहले यहाँ देखिए कैसे पत्थरबाजी हो रही है। आपने पत्थरबाजी की तस्वीर देख ली मेरठ की, अब चलिए मेवात की तस्वीर देखिए। ये देखिए लाठी डंडों से हमला हो गया है, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। ये हालात बने हुए हैं त्योहार के दिन, ईद के दिन जमकर कैसे बवाल हुआ है ये आप देख पा रहे हैं। और ये समुदाय विशेष के ही लोग हैं और आपस में ही भिड़ते, मुस्लिम आपस में ही भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें मेवात से सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ईद के दिन भी यहाँ पर हो हल्ला हंगामा होता दिखाई दे रहा। सुनिए एक बार। तस्वीर आपने देख ली, लेकिन चलिए पूरी खबर आपको बता देते हैं हुआ क्या है मेवात से लेकर मेरठ में। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। ईद के दिन जमकर त्योहार के दिन बवाल होता दिखाई दिया है, और मेरठ में मुस्लिमों के ही दो पक्ष आपस में भिड़ते दिखाई दिए, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। बच्चों के विवाद में पत्थरबाजी हो गई, मामूली सी बात पर, सोचिए कितनी मामूली बात थी, उस पर पत्थरबाजी हो गई। पथराव में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं हरियाणा के नूह या ये कहें मेवात की बात कर लें, यहाँ पर भी लाठी डंडे चले हैं, और नमाज के बाद यहाँ दो पक्ष आपस में भिड़ गए। ये भी मुस्लिम समुदाय से थे, नमाज अदा करने के बाद आपस में भिड़ते दिखाई दिए, और यहाँ पर मेवात में हिंसक झड़प में 12 लोग घायल हुए हैं। ईद के त्योहार के दिन आपस में ही मारामारी सी मचती दिखाई दी। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी है हालातों को नियंत्रण में करने के लिए। तो ये त्योहार के दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां आपस में ही भिड़ते मुस्लिम समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तस्वीरें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, जरा दो तस्वीरें देखिए जहां हिंदुस्तान की जमीन से नमाज अदा। 10 मार्च को विजयवाड़ा में प्रदर्शन बुलाया गया। आंध्र प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने की यहाँ कोशिश की गई, क्योंकि आंध्र जिस तरह से एनडीए के साथ है, तो ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है इन सियासी दलों को, और यही वजह कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कोशिश ये कर रहे हैं कि इसी तरह से दबाव बनाएं और कहीं ना कहीं इन्हें दूर करें। लेकिन आप समझिए इस विरोध के जरिए इनकी मंशा क्या है, क्या ये सोच रहे हैं, क्या ये चाहते हैं। चलिए जरा ये भी आपको समझाते हैं, क्योंकि मंशा इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी है। क्या प्लानिंग है समझिए। केंद्र सरकार पर दरअसल ये दबाव बनाना चाहते हैं, और इसीलिए इस प्लान पर ये एक तरह से पूरी तरह एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के जरिए इन्होंने यही किया। दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ 17 मार्च का, वो यही कोशिश थी कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए। इसके बाद पटना में जो प्रदर्शन हुआ, पटना में ये दो चेहरे आप देख रहे हैं, नीतीश और चिराग पर दबाव बनाने की कोशिश थी, क्योंकि ये भी एनडीए के साथी हैं। और जब विजयवाड़ा में प्रदर्शन हुआ तो इसके जरिए चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने की कोशिश है। ये रणनीति बनाकर प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हुए, यूं ही नहीं हुए, आप ये समझिए, और इसी वजह से इस तरह का प्रदर्शन हुआ है। लेकिन आपको बताएं वक्फ के विरोध पर किस तरह से अलग अलग जुबान तेज हो रही है। सैफुल्लाह रहमानी क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। हम लोगों ने नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी से खासकर अपील की है कि आपको एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है और आपको मुसलमान भी बड़ी तादाद में वोट देते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के साथ होने वाली इस नाइंसाफी का साथ नहीं दें। अगर आपने ऐसा किया तो आपका चेहरा दागदार हो जाएगा और इंसाफ और सेकुलरिज्म पर स्याही लग जाएगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये सिर्फ गुमराह करने की साजिश है, अपनी बातों में फंसाने की कोशिश है। सुनिए जरा। कुछ ग्रुप है, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग
समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी का ज़मीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना ये तो ठीक नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी कहाँ मिलेगा? जो चाहे बोल सकते हैं। आखिर ये एजेंडा क्या इन पार्टियों की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? समझिए, इंडी की नजर एनडीए गठबंधन पर है, जो सहयोगी हैं उन पर नजर है। नीतीश और नायडू गठबंधन के बड़े चेहरे के तौर पर और लगातार एनडीए के साथ हैं, लेकिन चिराग पासवान भी एनडीए को मजबूती दे रहे हैं और बिहार में चुनाव है। ऐसे में इसी साल चुनाव होने हैं, इसलिए दबाव की ये रणनीति अपनाई जा रही है और इंडी वक्फ के जरिए सियासी चाल चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल टेबल होने वाला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नीतीश और नायडू के खिलाफ इसीलिए उतारा गया और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर आज ईद की नमाज अदा करने के लिए जो नमाजी हैं वो काली पट्टी बांधकर पहुंचे। नहीं तो आप सोचिए, कोई त्योहार हो उसको सियासी तौर पर या विरोध प्रदर्शन की बलि तो नहीं चढ़ाता है कोई भी। हर कोई त्योहार मनाना चाहता है, जश्न मनाना चाहता है, लेकिन उस जश्न को अलग रंग से यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है, इसलिए क्योंकि उन्हें बरगलाया गया है, उन्हें फंसाया गया है। बिहार में इसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है? बिहार को लेकर खास रणनीति क्यों बन रही है ये भी समझिए आप, क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल गर्म हो रहा है। चुनावी गर्मी में सियासी रोटी सेकी जा रही है। आरजेडी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। कांग्रेस बिहार में सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं यहाँ पर एआईएमआईएम, माफ कीजिएगा, एआईएमआईएम ने पिछले चुनावों में बिहार में सीटें जीती थी। ऐसे में उम्मीद असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी है। विपक्ष मुस्लिम वोट साधने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए नीतीश और चिराग को घेरने की कोशिश इसलिए हो रही है जिससे कि वो फंस जाएं। और क्या ऐसा हो पाएगा जिसके जरिए उनको चुनावी फायदा मिल पाएगा? मेन जो एजेंडा है वो सीधे सीधे यहाँ पर सियासी रण में उतरने से पहले अपने पूरे जाल को बिछाने का है, जो वोट बैंक है उसे साधने का है। और यही वजह है कि ईद जैसे भाईचारे के त्योहार पर, जश्न के त्योहार पर, ईदी वाले त्योहार पर इनकी नजर वोट बैंक वाली ईदी पर है। रिपोर्ट देखिए। वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाया गया है। यह वक्फ की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ को तबाह और बर्बाद करने के लिए। अमेंडमेंट बिल जो के विरोध में हमने बांधे हैं। हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक्फ की गई हैं हमारे बुजुर्गों के ज़रिए, उसमें छेड़छाड़ की जा रही है। विपक्ष के आग्रह पर आप जेपीसी बनाते हैं और जेपीसी में उनकी बात सुनते नहीं। आज ईद का त्योहार है, मुस्लिमों के लिए खुशियों का त्योहार। रोजे रखने वाले मुस्लिम आज के दिन सिवई की मिठास से भाईचारे का संदेश देते हैं, लेकिन इस त्योहार को सियासतदानों की नजर लग गई है। मस्जिद और कब्रिस्तान के नाम पर मुस्लिमों की आंखों पर डर की पट्टी बांध दी गई है। विपक्षी दल अपने फायदे के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मुल्क भर में मुसलमानों के वक्फ की बेशुमार अमलाक हैं। मस्जिदें वक्फ हैं, मदरसे वक्फ हैं, कब्रिस्तान वक्फ हैं, ईदगाहें वक्फ हैं, ये सब वक्फ में शामिल हैं। वक्फ को नुकसान पहुंचने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचेगा। इस वक्त जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाया गया है, यह वक्फ की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ को तबाह और बर्बाद करने के लिए। और ये इम्तियाज़ पर मबनी कानून है। जो सहूलतें हमारे हिंदू भाइयों को उनके धार्मिक स्थलों और मजहबी कामों के लिए है, सिख भाइयों को है, मुसलमानों को उससे महरूम करने की कोशिश की जा रही है। भारत का मुसलमान हर साल ईद पर भाईचारे का संदेश देता था, गंगा जमुनी तहजीब की बात करता था, लेकिन इंडी गठबंधन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आगे करके डर वाली राजनीति शुरू की, तो मुस्लिम समाज भी अपने उलेमाओं की जुबान बोलने लगा। अमेंडमेंट बिल जो के विरोध में हमने बांधे हैं, जो कानून के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है। हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक्फ की गई हैं हमारे बुजुर्गों के ज़रिए, उसमें छेड़छाड़ की जा रही है। बस इसी के लिए विरोध कर रहे हैं कि उसमें छेड़छाड़ ना करें। ये अमेंडमेंट बिल वापस हो जाता वक्त का तो वो ज़्यादा अच्छा गिफ्ट होता मुसलमानों के लिए। बाकी ये भी हम कबूल करते हैं, उन्होंने कहीं तो शुरुआत की। मुस्लिम समाज तो अपने उलेमाओं की भाषा बोल रहा है, लेकिन खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार बताने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सियासतदानों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है।
सैफुल्ला रहमानी तो खुलकर नीतीश और नायडू को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने साथ नहीं दिया तो मुस्लिम समाज उनसे दूरी बना लेगा। सैफुल्ला रहमानी खुद ऐसा नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे विपक्ष की शय है, विपक्ष की चाल है और विपक्ष का वो एजेंडा है जो केंद्र सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है। ये जुल्म का हद है, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। अगर सड़कों पर हर चीज बंद कर दी जाए तो नमाज भी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन सड़कों पर जो कावड़िया लोग लेके चलते हैं, बहुत कई दिनों तक सड़क पूरी जाम रहती है, उसमें क्या ट्रैफिक जाम नहीं होती, क्या पब्लिक को नुकसान प्रॉब्लम नहीं होती। देखा आपने कितने लोगों को मारा गया, उसके अंदर क्या क्या हुआ, लेकिन वहाँ फूल बरसाया जाएगा। हम उसका एतराज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम याद दिला रहे हैं कि वो चल सकता है तो नमाज 5 मिनट की क्यों नहीं हो सकती है। जिनके कल्याण के लिए ला रहे हैं वो विरोध में खड़े हैं। विपक्ष के आग्रह पर आप जेपीसी बनाते हैं और जेपीसी में उनकी बात सुनते नहीं है, उनको शामिल नहीं करते हैं। तो आप ये वक्त एक्ट जन कल्याण के लिए बना रहे हैं या जो है विद्वेष पैदा करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। देखते हैं नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू, पासवान, अठावले आदि कहाँ खड़े हैं। अबू आजमी हरीश रावत विपक्ष के वो चेहरे हैं जिनके बयान ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान पर दबाव बनाकर ये माफिया बोर्ड को बचाने के साथ साथ एनडीए गठबंधन में दरार डालना चाहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार बार बार ये अपील कर रही है कि मुस्लिम किसी के बहकावे में न आए, क्योंकि संशोधन के बाद गरीब मुस्लिमों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। साथ ही काली पट्टी वाले एजेंडे पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पुलवामा में आतंकवादी हमला होता है तो फिर काली पट्टी नहीं बनती। आतंकवादियों को संरक्षण देने की बातें होती हैं तब काली पट्टी नहीं बनती। बंबई में बम ब्लास्ट हो जाता है, काली पट्टी नहीं बनती। जिन्होंने ये काली पट्टी बांधी है वो पता तो कर लें कि वक्फ कानून में परिवर्तन क्या हो रहा है। वक्फ बोर्ड में एक गरीब मुसलमान को फायदा मिला हो ये बता दें। चंद फिरका परस्त बड़े बड़े कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल से जुड़े हुए मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है और वो वेजा कब्जा हटाने का कानून आ रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। विश्वास सारंग ने साफ शब्दों में बता दिया है कि वक्फ की संपत्तियों पर कांग्रेस और विपक्षी दलों के कई नेताओं का अवैध कब्जा है, जो संशोधन के बिल के आते ही हट सकता है। ऐसे में विपक्षी नेताओं के तिलमिलाहट जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।